Hello everyone, मैं हूं देवांशी आशर and welcome back to FAPaisa. Have you ever wondered how can you make the most out of your investments? अब फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम ये तो फिगर आउट कर लेते हैं कि किस सेक्टर और किन स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पजल. मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स और बेस्ट एग्जिट पॉइंट्स को कैसे निकालें, तब हमें थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस टाइम पर स्टॉक को खरीदे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके. और इस एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. इनके थ्रू इन्वेस्टर्स मार्केट में प्राइस एक्शन, सप्लाई, डिमांड के साथ साथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को भी समझ पाते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हेल्प करेंगे. इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स. तो चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आखिर टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं. बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और पैटर्न्स होती हैं जो हिस्टोरिकल डेटा जैसे असेट की प्राइसेस और वॉल्यूम्स को यूज करके उसके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं. टेक्निकल इंडिकेटर्स को चार्ट पर पोजीशन किया जाता है जहां से हमें प्राइस की डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता चलता है कि वो असेट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड. अब वैसे तो मार्केट में कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम ऐसे 5 इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को ही डिस्कस करेंगे जो आसानी से समझ आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए काफी हैं. The very first indicator in our list is the most widely used indicator called Simple Moving Average और SMA. Beginners इस इंडिकेटर से स्टार्ट कर सकते हैं. SMA एक अरिथमेटिक मूविंग एवरेज होता है जिसकी कैलकुलेशन में हम रीसेंट प्राइसेस का एवरेज निकालते हैं और यूज्ड नंबर ऑफ टाइम पीरियड से उसे डिवाइड कर देते हैं. हाउ डू यू यूज दिस? तो जब एक शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लाइक 50 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज से हायर होता है, तब अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है. दिस इज नोन एज गोल्डन क्रॉसओवर. ऑन द अदर हैंड जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज दैट इज द 50 डे अपने लॉन्ग टर्म एवरेज दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, तब डाउन ट्रेंड का संकेत मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड डेथ क्रॉसओवर. इन सब के अलावा 9 डेज, 21 डे, 100 डे एवरेजेस को भी यूज करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन. रीसेंट प्राइस मूवमेंट को स्पॉट करने और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रिवर्सल्स चेक करने के लिए मूविंग एवरेजेस एक की एनालिटिकल टेक्निक होती है. स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, इससे डिटेक्ट करने के लिए SMA सबसे सिंपल एप्लीकेशन है. Our second technical indicator is MACD. MACD stands for Moving Average Convergence or Divergence. MACD की थ्योरी बहुत ही सिंपल है. ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्टॉक प्राइसेस के दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के रिलेशन को शो करता है. Now how do you use this? Basically MACD स्टॉक प्राइस के 26 डे और 12 डे EMA के बीच की डिस्क्रिपेंसी को एस्टिमेट करता है. 12 DMA में से 26 DMA को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है एंड दिस इज योर MACD लाइन. रिमेंबर इसमें क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर करते हैं. अब उसी MACD चार्ट पर 9 डे पीरियड EMA को भी प्लॉट किया जाता है, मतलब MACD लाइन के 9 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं. ये हो गई आपकी सिग्नल लाइन. ये वही सिग्नल लाइन होती है जो बाय और सेल डिसीजन में कैटलिस्ट का काम करती है. जब MACD अपने 9 डे EMA से हायर होता है तब पॉजिटिव सिग्नल होता है एंड जब नीचे होती है तब बेरिश संकेत मिलता है. अब इसे हिस्टोग्राम के थ्रू आसानी से हम देख सकते हैं. MACD हिस्टोग्राम्स आपको MACD और उसके 9 डे EMA के बीच के डिफरेंस को शो करता है. हिस्टोग्राम पर जीरो लाइन वो पॉइंट होता है जहां मोमेंटम एकदम लैक करता है यानी जीरो है. जब स्टॉक प्राइस का मोमेंटम पिकअप होता है
तब हिस्टोग्राम बार्स लेंथन होने लगते हैं और मोमेंटम लूज होने पर बार्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। A third indicator is relative strength index और RSI। RSI एक ऑसिलेटिंग ट्रेंड इंडिकेटर है जो मूविंग स्टॉक्स के लिए बुलिश या फिर बेरिश सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऐसा करने के लिए RSI में 14 पीरियड्स जितने लिमिटेड पीरियड्स के एवरेज गेन्स और एवरेज लॉसेस को डिटरमाइन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि प्राइस मूवमेंट्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जिन दिनों प्राइस राइज होती है तब स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है वर्सेस जिन दिनों में प्राइसेस फॉल हुई थी तब स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या थी, इसे RSI मेजर करता है। इन रिजल्ट्स को प्राइस एक्टिविटी से कंपेयर करके ट्रेडर्स स्टॉक की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। Now how do you use it? तो RSI की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 100 के बीच ऑसिलेट करती है। जब भी RSI 70 या उससे ऊपर होता है that means the stock is overbought, and जब भी 30 या उससे भी नीचे होता है that means the stock is oversold। RSI को दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ यूज करके आप अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। The fourth indicator in our list today is on balance volume यानी OBV। OBV एक ऐसा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम्स के फ्लो को यूज करके ट्रेंड को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता है। करंट प्राइस ट्रेंड्स लो डील्स पर बन रही है या फिर हाई डील्स पर, इसकी इंफॉर्मेशन हमें OBV से मिलती है। जब भी स्टॉक में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड रिस्पेक्टिवली हाई और लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स के साथ प्रेजेंट होता है तब इससे पर्टिकुलर ट्रेंड का सपोर्टिंग इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है। Now how do you use this? Well, author Joseph Granville के अकॉर्डिंग स्टॉक में प्राइस चेंजेस आने से पहले वॉल्यूम आता है। वो ये मानते थे कि जब भी वॉल्यूम्स बढ़ते हैं इवेंचुअली प्राइस में भी एक बड़ा मूव आता है। When volume on up days exceeds the volume on the down days, OBV increases. When the volume on down days is higher, OBV decreases, and increasing OBV फेवरेबल वॉल्यूम प्रेशर को इंडिकेट करता है जिससे प्राइसेस इंक्रीज होने का संकेत मिलता है। एंड ऑन द अदर हैंड डिक्रीजिंग OBV नेगेटिव वॉल्यूम प्रेशर को शो करता है जिससे सिक्योरिटी प्राइसेस रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो ग्रैनविल ने अपनी स्टडी में ये डिस्कवर किया था कि OBV फ्रीक्वेंटली प्राइस से आगे मूव कर रहा था। अगर OBV इंक्रीज हो रहा है और प्राइसेस स्टडी या डिक्लाइन हो रहे हैं तो सिक्योरिटी की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अगर OBV डिक्रीज हो रहा है पर प्राइसेस स्टडी हैं या बढ़ रहे हैं तब सिक्योरिटी के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ट्रेडर्स को OBV लाइन के ट्रेड्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल OBV ट्रेंड को डिफाइन कीजिए। सेकेंड, चेक कीजिए कि करंट ट्रेंड अंडरलाइन सिक्योरिटी की ट्रेजेक्टरी के साथ लाइन अप है या नहीं। एज अ थर्ड स्टेप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को चेक करना है। जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब OBV ट्रेंड वेरी करने लगता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि OBV क्लोजिंग प्राइसेस पर ही बेस्ड होता है, इसलिए जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक्स के डाइवर्जेंस को सर्च करते हैं तब आपको क्लोजिंग प्राइसेस को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड करना है। Finally, remember that volume spikes can occasionally cause a fast move that necessitates a settling period which will throw off the indicator. Now let's discuss our fifth and last technical indicator called Bollinger Bands. ये volatility bands होते हैं जिन्हें moving average के ऊपर या नीचे पोजीशन किया जाता है। Bollinger Bands की volatility के फाउंडेशन के लिए standard deviation का यूज होता है जो वॉलेटिलिटी के साथ साथ फ्लक्चुएट होते हैं। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब बैंड्स ऑटोमेटिकली ब्रॉडन होने लगते हैं और वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने पर बैंड्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। हाउ डू यू यूज इट? मीन रिवर्जन के बेसिस पर बॉलिंजर बैंड्स ट्रेडर्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। स्टॉक अगर अपर बैंड के पास ट्रेड हो रहा है तो मे बी वो ओवरबॉट पोजीशन में है और उसकी प्राइस में करेक्शन आ सकता है। ऑन द अदर हैंड स्टॉक के प्राइसेस लोअर बैंड के क्लोज हैं तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन में है और हो सकता है कि प्राइस रीबाउंड के लिए रेडी है। अब रेंज बाउंड मार्केट में इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं।
लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये साइंस इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसे आप याद रखिए। ट्रेंडिंग प्राइसेस अपर और लोअर बैंड्स के साथ एक लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। वैसे आप ट्रेंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करके उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेकर आप बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड में जब स्टॉक के प्राइसेस लोअर बैंड के पास पहुंचती हैं, तब आप स्टॉक परचेज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि प्राइस जब अपर बैंड पर पहुंचे तब आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, यानी काउंटर ट्रेंड होगा। तो ये थे वो 5 इंडिकेटर्स जिन्हें आप अपने एंट्री और एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे और वीडियोस के लिए 5 पैसा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।